नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। दोपहर चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बसपा सुप्रीमो का 68वां जन्मदिन है और हमने हमेशा देखा है कि जब भी उनका जन्मदिन होता है तो बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रेस वार्ता का आयोजन जरूर होता है। आज भी प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने तमाम तरह की बातें कही हैं और सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने कहा उसका औचित्य क्या है, उसकी व्यवस्थाएं क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। क्योंकि आज बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि नो लेफ्ट नो राइट, अकेले लड़ेंगे फाइट, क्योंकि यहां पर अकेले लड़ाई लड़ने जा रही हैं। हालांकि अकेले लड़ाई लड़ने की जो कयावत है वो बहुत बेहतर नहीं है और अगर हम पिछले चुनावों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं रहा है। अगर हम सिलसिले की बात करते हैं 2004 की अगर हम बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को उस समय 24% से ज़्यादा वोट मिला था लोकसभा चुनाव में और लवा 19 सीटें वहां पर आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 2009 की तो वहां पर लाभ मिला था और लगभग 27.67% वोट के साथ 20 सीटें बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2009 में जीत कर आई थी। अगर 14 की बात करें तो लगभग 19.70% वोट मिले थे, उसके बावजूद भी सीट एक भी नहीं मिली थी। 19 की बात करें तो 19 में बहुजन समाज पार्टी को समाजवादी पार्टी गठबंधन का साथ मिला और लाभ भी मिला। जो 14 में खाली रह गए थे वो 19 में यहाँ लाभ मिला है और 19-20 की जो एक आंकड़े थे वो आखिर में 19 में यानी 2019 के चुनाव में 10 तक आके रुक गए समाजवादी पार्टी गठबंधन में। वोट परसेंटेज भी यहाँ पर जरूर कम रहा, पर जिस तरह से देखा गया है कि उनको 10 सीटें मिली हैं वो भी उनको ऊर्जा देने वाली थी। पर अगर बात कहें उस समय गठबंधन था और गठबंधन में यहाँ जीत कर आई थी तो कहीं ना कहीं ये सुकून जरूर था। पर इस बार उन्होंने कहा है कि ना हम INDI में जाएंगे ना हम NDA में जाएंगे, हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे, एकला चलो हो की नीति पर जाएंगे। पर ये एकला चलो हो की नीति कितनी कारगर होगी, ये एकला चलो हो की नीति बीजेपी को कितना चुनौती दे पाएगी, इसे एकला चलो हो की नीति बसपा के लिए कितनी ऊर्जावान साबित होने वाली है, ये 24 चुनाव का परिणाम बताएंगे। पर चूंकि अगर बसपा की बात करें तो बड़ी पार्टी है, सरकारें भी रही हैं, वोट परसेंटेज भी रहा है और सबसे बात है कि मुद्दों की राजनीति करने वाली पार्टी रही है। पर अगर हम पिछले कई चुनावों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल शांत बैठने वाली पार्टियों में शामिल हो गई है। क्योंकि अगर राजनीति की बात करें, दर्द की बात करें, संवेदनाओं की बात करें, गुस्से की बात करें तो सारी चीजें हमको ट्वीट के माध्यम से नजर आती हैं। जो बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर संग्राम करती थी, संघर्ष करती थी, वो बहुजन समाज पार्टी फिलहाल यहाँ पर ट्वीट के सहारे ही बैठी है, सोशल मीडिया के सहारे भी बैठी है और न जाने कितने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने आप को अलग रखती है। हालांकि जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही वहां पर उन्होंने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और यहाँ पर राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से एक बेहतर पहल और साथ साथ अभी जो एक विचारधारा चल रही है उसको अपने साथ लेकर चलने वाली राजनीति की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। पर इस शुरुआत कितनी कारगर होगी, इस शुरुआत के माध्यम से बसपा सुप्रीमो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश जगह पाएंगी और एकला चलो हो की नीति कितनी कारगर होगी इस समय बताएगा। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कि पार्टी के सभी लोग अपने तन मन धन की पूरी ऊर्जा, शक्ति, एकजुटता तथा आपसी भाईचारे के साथ मिलकर लोकसभा का ये आम चुनाव पूरी दमदारी के साथ ही लड़ेंगे और केंद्र की सत्ता में अपनी प्रभावी भागीदारी भी सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही इस चुनाव को लेकर जहां मैं ये बात भी फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी और इन्हीं के बलबूते पर ही हमने सन 2007 में यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर
हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताजा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है। देखिए, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमको संस्कार सिखाया। माननीय अखिलेश यादव जी इतने चरित्रवान, संस्कारवान और शिष्टाचारी व्यक्ति हैं। श्रीमती डिम्पल यादव भी शिष्टाचारी, उस परिवार से हम लोगों ने संस्कार सीखे हैं। अब कौन क्या कह रहा है वो जनता देख रही है, और वो हो सकता है उनकी तड़फड़ाहट हो, क्योंकि दलित वोट बैंक सब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में आ रहा है। बसपा सुप्रीमो एक सवाल और कहिए कि हम चुनाव 2024 अकेले लड़ेंगे। 2024 चुनाव अकेले लड़ेंगे। अब कौन अकेले लड़ेगा क्या नहीं, हम तो पूरी जनता के साथ में लड़ रहे हैं। तो यहां पर जिस तरह से हमने देखा है कि बसपा सुप्रीमो ने अपनी बात कही और कहा है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी है, लोग हैं। पर यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि जहां 2014 में 19.77% वोट के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी, और अगर 19 में यहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ आने के बाद 10 सीटें मिल रही हैं, तो यहां पर गुरेज क्यों? और यहां पर अगर INDIA के साथ नहीं जाएंगी, NDA के साथ नहीं जाएंगी, तो अकेला चलो की नीति पर चलते हुए कितना अपना प्रभाव छोड़ पाएंगी? ये महत्वपूर्ण चर्चा वैसे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी राय देंगे, और दलित जनता के रूप में हमारे साथ भीमसेन राजभर जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा भीमसेन राजभर जी से। भीमसेन जी, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन के माध्यम से प्रेस वार्ता, और प्रेस वार्ता के माध्यम से कटाक्ष, और कटाक्ष के माध्यम से बड़ा बयान कि ना NDA ना NDA, ये अकेले चलेंगे। आपको लगता है कि यहां पर समय खत्म हो चुका है? अकेले चलेंगे की नीति पे कुछ लाभ होगा कि नहीं होगा, या 14 जैसी स्थिति भी यहां पर हो सकती है कि 19% से ज्यादा वोट होने के बावजूद यहां पर एक भी सीट नहीं मिली थी? क्योंकि अगर राजनीति की बात करें, सक्रिय राजनीति की बात करें, वो फिलहाल हमको सोशल मीडिया के माध्यम पे नजर आ रही है। धरातली राजनीति बहुजन समाज पार्टी की नजर नहीं आ रही लंबे समय से। भीमसेन राजभर जी, सबसे पहले नमस्कार। जहाँ तक अभी बहन जी का जो बयान आया है जी, यह तो देश के लिए दुर्भाग्य है। अच्छा, दुर्भाग्य इसलिए है, इस समय पूरा देश जिस तरीके से जेपी के समय एक बार पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, यहाँ तक जो वर्तमान की बहुजन समाज भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है, आप जानते हैं कि वो भी जो है उस कांग्रेस को हराने के लिए साथ वामपंथी और दक्षिणपंथी भी इकट्ठा हो गए थे। बिल्कुल हुए थे। तो उस समय जरूरत थी देश को बचाने के लिए वामपंथ और दक्षिण पंथ को इकट्ठा होकर के सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराने के लिए उन लोगों ने बीड़ा उठाया और हराने का काम किया। अच्छा, आज सेम परिस्थिति यहाँ पर देश के सामने है। अच्छा, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का मामला नहीं है, मामला सपा का नहीं है, मामला कांग्रेस का नहीं है। अच्छा, मामला सिर्फ इस देश में है अच्छा, कि वर्तमान चुनौतियों से देश को कैसे उबारा जाए। अच्छा, अगर बहुजन समाज पार्टी की तो आपका कहना है देश संकट में आ गया क्या? बिल्कुल संकट में है। देश संकट में है। देश संकट में है। उबारेगा कौन? है? कौन उबारेगा?
देखिए उबारने का काम देश की जनता करेगी और जनता का नेतृत्व यहाँ का लीडर करता है। अच्छा, तमाम पार्टियों के जो अलायंस है, इंडिया जो गठबंधन है, ये इंडिया गठबंधन इसी उबारने के लिए तो बना है। जो अभी विधानसभा चुनाव में लड़ रहा था आपस में, वही गठबंधन बोल रहे हैं क्या आप? नहीं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा का मामला नहीं है। मामला ये है वर्तमान में 2024 नहीं, मैं तो विधानसभा चुनाव अभी हाल में ही हुए हैं, यहाँ पर लड़ रहा था गठबंधन। 4 दिसंबर को फैसला आया था, आपने भी देखा था। भैया वही गठबंधन की बात कर रहे हैं क्या? मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बहन जी का जो बयान है, बहन जी का बयान वो उनका बयान नहीं है। जिस तरीके से कान पर जो है रिवॉल्वर रखा कर अपराधी जो है कबूलनामा कराता है, सेम तरीके से है। इस अच्छा। समय ईडी का दबाव है। अच्छा, तमाम जो एजेंसियां हैं बीजेपी की, वो अच्छा। केजरीवाल के साथ क्या हुआ, उनके साथ आरजेडी के साथ क्या हो रहा है, शिबू सोरेन के साथ उधर झारखंड में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। देश का पूरा जितने भी इंडिया गठबंधन के अलायंस के लोग हैं, सबके साथ ऐसा ईडी, सीबीआई और तमाम सारी जांच एजेंसियां। बहुत अच्छी बात है कही आप। नहीं, मेरा सवाल बहन जी का बयान, बहन जी ने क्या सपा से गठबंधन नहीं किया है, जी। क्या कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया है, किया है। क्या बिल्कुल किया है, लेकिन उन्होंने बीजेपी से भी गठबंधन किया है। हाँ, बिल्कुल किया। एक बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जिसने बीजेपी से भी गठबंधन किया है, और जो है क्या नाम है, दूसरे इंडिया के साथ जो लोग हैं उनके साथ भी गठबंधन किया है। लेकिन आज वर्तमान समय में इतनी तैयारी ना हो। आपकी कहीं रैली नहीं देखी, सपा की रैली हमने देखा, कांग्रेस की रैली हमने देखा, बीजेपी का रैली हमने प्रोग्राम देखा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई प्रोग्राम चले, नहीं। ठीक है। उसके बावजूद राजभर जी, भी मेरा सवाल पे मैं विवेक जी को लेता हूँ। आपने कहा पर ईडी की बात कही, हाँ, सीबीआई की बात कही। ये ईडी सीबीआई के गठन क्या बीजेपी सरकार में हुआ है क्या? 14 में आई जब, जिसकी पहले सत्ता- ईडी सीबीआई नहीं थी क्या? जिसकी सत्ता होती है, हाँ। उसके लोग रखवाले होते इसका हैं। अर्थ है कि पहले बीजेपी के जो है बंधु रखकर उनसे बुलाया जाता है क्या पहले? जब आप बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी को बुलवाया जा रहा है। एकदम मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये प्रमाणिक है ना। अच्छा, आरजेडी के साथ क्या हो रहा है, उधर झारखंड में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हुआ, उद्धव ठाकरे इसके गवाह हैं। अच्छा। तमाम सारी देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है इनके आम आदमी पार्टी इनके निशाने पर है। ये कर्नाटक में क्यों नहीं हो पाया? ये हिमाचल में क्यों नहीं हो पाया? मैं बता देना चाहता हाँ, हूँ, हाँ। ईडी सीबीआई का उपयोग अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, हाँ। ये लिस्ट है, और आप लोगों के जरिए जनता के बीच में लिस्ट चलिए, आई है। ठीक। दैनिक जागरण, भास्कर, चलिए, ठीक है। अमर विपक्ष उजाला, शांत है यहाँ पर, और यहाँ पर कटाक्ष करने के लिए भीम से राजभर जी खुलकर आरोप लगा रहे हैं देश संकट में है। विवेक श्रीवास्तव जी, देश संकट में है, उबारने के लिए यहाँ पर बसपा सुप्रीमो से उम्मीद जताई जा रही थी, पर उन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि वो अकेले लड़ेंगी। और यहाँ पर दर्द भी है, दलित चिंतक ने अपना दर्द बताया है, और देश संकट में है, और आप लोग ईडी सीबीआई कनपटी पे बंदूक लगाकर यहाँ पर बयान दिलवाती हैं। ये कौन सी नीति चल रही है? आप लोग भी ऐसे करते थे क्या? विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, मैं आपके चिंतक महोदय के विचार सुन रहा था जी। दलित चिंतक नहीं, वो दलगत चिंतक है। अच्छा दलगत से भी ज्यादा बढ़कर के जी भ्रष्टाचारियों की चिंतक है जी ईडी सीबीआई संस्थाएं। जी जब मायावती जी ने कांग्रेस से गठबंधन किया था तब नहीं थी क्या? जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था पिछले चुनाव में तब नहीं थी क्या? जी ये संवैधानिक संस्थाएं विवेक जी की अपना आवाज काम बढ़ाई करती जाए। हैं। जी इनका दायित्व है जी भ्रष्टाचारियों पे निगाह रखना, उन पे चुन चुन के कार्रवाई करना, अच्छा और वो आज अपना कार्रवाई कर रही है। अच्छा पूर्व में जब लालू यादव जी के ऊपर जांच होती थी तो उनको क्या बोलना है, अधिकारी जाके पहले रटा आते हैं। आज जाके निष्पक्ष हो रही है, अपराधी चुन चुन करके पकड़े जा रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल से होने का आशय नहीं है कि आपको भ्रष्टाचार के लिए स्वतंत्रता मिल रही है। टैक्स पेयर का पैसा आप लूटने के लिए फ्री है, ये इस देश में नहीं संभव है। जो लोग आज कह रहे हैं कि देश संकट में है, किस मोर्चे पे देश संकट में है? बाह्य मोर्चे पे, आंतरिक मोर्चे पे? कोई एक मोर्चा बता दें आप जहां आप कह सकते हो कि आप प्रमाण के साथ कि हाँ भाई यहाँ पर सीधा संविधान आरोप का लगा रहे दोषी हुआ। भाई यहाँ पर बोल दिया है कि संकट में देश है, दलित चिंतक हैं और दलितों की हमेशा बात करते आ रहे हैं। और ये भी कहा उन्होंने कि कनपटी पर बंदूक लगाकर आप लोग बयान दिलवा रहे हैं। भाई यहाँ पर ये बड़ा मैंने उन्होंने कहा आरोप ना लगाया कि आपके वो ऊपर। मैंने उनसे मनोज विनम्रता से मैंने उनकी बातों का जवाब दिया कि वो
दलित नहीं, दलगत नहीं, भ्रष्टाचारियों के चिंतक है। उन्हें चिंता सिर्फ देश के भ्रष्टाचारियों की है। अगर भ्रष्टाचारियों को ईडी सीबीआई चुन चुन करके जांच के दायरे में ला रहे तो इस पर उन्हें प्रसन्न होना चाहिए। इस पे उनके द्वारा इस तरह के वितंडावाद की आवश्यकता नहीं है, और चूंकि वो उस पर चिंतित है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचारियों के चिंतक है। भाई एक कोई ऐसा नाम बता दीजिए जिसको अकारण ईडी सीबीआई ने तंग किया हो। इस देश में बहुत से लोग हैं। विवेक श्रीवास्तव जी की आवाज ठीक 140 कराई जाए, करोड़ मुझे आबादी स्पष्ट लगभग आवाज पहुंच नहीं आ रही पा है। रही है। 140 की करोड़ आवाज आबादी ठीक कराई जाए। में आखिर इन भ्रष्टाचारियों तक ईडी सीबीआई पहुंच रही है जी। तो किसी इनपुट के आधार पर पहुंच रही है ना। कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया निकल रहा है जी। तो ये क्या ईडी सीबीआई वाले रख के आए थे, भाजपा वाले रख के आए थे? अच्छा। पश्चिम बंगाल के मंत्रियों के यहाँ से करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, रुपया हम आप रख के आए थे और अब ऐसा मत बोलिए, नहीं तो फिर विपक्ष को अजीत पवार की याद आ जाएगी। ऐसा मत बोलिए भाई। नहीं, याद आने दीजिए। विपक्ष को तुरंत अजीत पवार की याद आ जाती है। देखिए गौरव जी, चले ठीक है, जो भी है वो जांच के दायरे में है जी। जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप किसी अजीत पवार किसी के आड़ में अपने पाप को नहीं छिपा सकते। पाप पाप है, चाहे अजीत पवार का हो जी। ठीक है विवेक भाई, चाहे हेमंत सोरेन का हो, चाहे अरविंद केजरीवाल का हो, जी चाहे पश्चिम बंगाल के मंत्रियों का हो, आप किसी पाप के आड़ में अपने पाप को कब्जा करके कैसे बता सकते हैं? जी। विषय ये है, आज जो मायावती जी का जन्मदिन है, मकर संक्रांति का अवसर है। मकर संक्रांति के अवसर पर देशवासियों को चले ठीक है, हो गया चलिए, हो गया। और मायावती जी भी 4 बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, उनके भी जन्मदिन की हमारी तरफ सबकी तरफ से बधाई है। चलिए ठीक है, मैं रविंद्र भाई के पास जाऊं। हो गया रविंद्र भाई, आपके साथ आए हो, अब आपसे ही गुरेज। और सबसे बड़ी बात है, इस तरह बयान दिया है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं। किस तरह बयान देखते हैं? ठीक है, आप अकेले चुनाव लड़िए, एकला चुनाव लड़िए, कोई बुराई नहीं है, पर इस तरह से अपने पुराने साथी के लिए बयान क्या बताता है रविंद्र जी? संपूर्ण देशवासियों को रविंद्र जी अपनी बात करिए। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। रविंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? मुझे तो आवाज आ रही है जी, बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। आ रही आवाज? जी आ रही, बोलिए। आपके माध्यम से देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं जी। और मशहूर शायर मुनव्वर राणा जी के निधन पर श्रद्धांजलि जी। जो आज का विषय है, जो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की प्रेस वार्ता है जी, या ऑपरेशन लोटस का एक्सटेंशन है? अच्छा, ऑपरेशन लोटस का एक्सटेंशन है, क्या बात है, बड़ा बयान। जी जी जी। इसके पीछे 2 कारण हैं। अच्छा। एक तो भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना और पीडीएस के फार्मूले से डरी हुई है। अच्छा। दूसरा, देश के अंदर उसका जनाधार बहुत तेजी से घटा हुआ है। अच्छा। और उस जनाधार को निकालने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि कुल 38 राज्य हैं। अगर केंद्र शासित और पूर्ण राज्यों को मिला लिया जाए, इसमें से 12 राज्यों में वो लगभग 100% पे है, तो वहां बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। अच्छा। फिर 4 राज्य ऐसे हैं, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और बिहार जी, जहां से बीजेपी की सत्ता बनी हुई है। ये सब पे उसके हाथ से चले गए हैं। और पिछले 15 चुनाव में से 11 चुनाव बीजेपी हार गई है। अभी एक चुनाव 1 हफ्ता पहले हारी है। अच्छा। हारी भी कहाँ है? जहां उसका शासन है। राजस्थान में हारा भी कौन है? जो उनका राज्य मंत्री है। तो ये जनता के रुझानों से बहुत डरी हुई है। रविंद्र भाई, मेरे सवाल डाइवर्ट क्यों कर दिया आपने? मैंने यहाँ पर पूछा, बहन जी ने कहा है, बसपा सुप्रीमो में बयान दिया है कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं, तो इस बयान को आप बीजेपी पे लेकर क्यों चलेगा भाई? बीजेपी बयान दिए क्या? कह रहा हूँ क्योंकि वो ऑपरेशन लोटस का एक्सटेंशन है। मैंने तो तुरंत जवाब दे दिया। अच्छा। हाँ, और रही वो भाषा का प्रयोग करना
अच्छा। उस भाषा का प्रयोग सुश्री मायावती जी को ही मुबारक हो। हम्म। इतने बड़े कद की नेता हैं, ऐसे भाषा का प्रयोग अगर करती हैं हम्म। और फिर वो शिक्षिका भी रही हैं, हम्म। तो वो जाने। चलो, शब्दों अब की हो बात तो सकता है यार कि कोई ना उनको करे। शब्द तो यहाँ पर हैं? हमारे भारतीय लोकतंत्र में बिल्कुल पराकाष्ठा से बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। ऐसी हाँ, तो पराकाष्ठा इसलिए मर्यादा मैं भूल चुके हैं। उसपे शब्दों की बात तो कोई ना करे यहाँ पर। जी बोलिए इसी नवीन जी। कारण से मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, उसमें टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ ना मैं। जी। उसका कारण बताया कि प्रेस वार्ता क्यों हुई, ऐसा निर्णय क्यों आया, तो बहुत एक शब्द में ऑपरेशन लोटस है ये। चलिए, मैं पूछ लेता विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, जी। ये कहाँ का ऑपरेशन लोटस चला रहा है भाई? प्रेस वार्ता में भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है आपका। दलित चिंतक भी बोल रहे थे यहाँ पर कनपट्टी पे बंदूक लगाकर आप लोग बयान दिलवाते हैं, और रविंद्र भाई भी बोल दिए ऑपरेशन लोटस का एक्सटेंशन है। क्या चल रहा भाई राजनीति में? आपने सीधे चुनाव लड़ेंगे क्या? समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन करने के लिए कहा था क्या समाजवादी पार्टी से? अच्छा। ये सब बेबुनियाद की बातें जिनका कोई और शोर नहीं है। अच्छा। ये 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, हम्म। उन्होंने अखिलेश जी के ऊपर कोई टिप्पणी की हम्म। तो उस टिप्पणी का सटीक जवाब देने के बजाय हम्म। ये उसको इधर उधर घुमा रहे हैं। भाई मैंने कहा भी उनको। हाँ जी। मैं शिक्षिका है, हम्म। हो सकता है उन्होंने सही मूल्यांकन किया हो, जी। तो इसका आप जवाब दीजिए। सही मूल्यांकन किया है यानी अखिलेश जी, आप भी इसी बयान को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं? हमने कहा हो सकता है उन्होंने सही मूल्यांकन किया हो, अच्छा। इसका आप सही जवाब दीजिए। अच्छा। इसका आप नहीं जवाब दे सकते तो चुप रहिए। अब आप उसको घुमा करके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ले जा रहे हैं। जब गठबंधन किया था आपसे तो क्या हमसे पूछ के किया था गठबंधन? पिछले लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने आपसे साथ गठबंधन किया था जी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के किया था? पूछ लेता हूँ, पूछ ये लेता हूँ। ऐसी बातें हैं गौरव रविंद्र भाई, आप मूल्यांकन जवाब तो दे नहीं रहे आप, और आपसे पूछ के गठबंधन तो किया नहीं था, बीजेपी से गठबंधन किया था। अब यहाँ पर ऑपरेशन लोटस बता रहे हैं आप। जो भाषा सदन में आई थी एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ, उस पे ऐसी इतनी तीखी टिप्पणी नहीं किया हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। तो भाषा आपने कह दिया है, मैं आपसे सहमत हूँ जी, कि भाषाओं का स्तर गिरता जा रहा है। बिल्कुल गिरता जा रहा है, मुझे कोई गिरते गुरेज हुए- नहीं कहने में। हाँ, अगर गिरते हुआ स्तर पर अगर हम टिप्पणी नहीं करते हैं तो इसमें दूसरे को किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। जी। मैं फिलहाल और जो जी भाई बोलिए। जवाब नहीं दे पा रहे तो हमें तो कम से कम अखिलेश जी ने आज सहानुभूति दो तक भैया। कभी किसी पर, माननीय नेताजी ने कभी किसी पे अनाक्षेपित टिप्पणी किया हो तो निकाल के मुझे नेताजी की बात नहीं करो, अखिलेश जी की बात मत करिए भाई। अभी चिरकुट नेता बोले हैं कई लोगों को, अब वो छोड़ दीजिए। तो नेताजी की बात तो नहीं करूंगा, पर अखिलेश जी की जो आप बात कह रहे थे यहाँ पर, तो मैं आपको याद दिला दूं, अभी जिस तरह से हायतोबा मची हुई थी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय, तो उस समय क्या क्या शब्दावली उपयोग की गई थी वो रविंद्र भाई आपको बेहतर पता है। मैं कोई कई बार डिबेट भी किया हूँ उस पर। जी, उस तरफ से क्या किया गया था? बिल्कुल कहा गया था, वहाँ अखिलेश कहा गया था, वो बयान भी मेरे पास है। कर- जी, बिल्कुल कहा गया था। खत्म हो गई बात। तो इस प्रकार की अनाक्षेपित टिप्पणी जो है जी। कम से कम समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं किया जाता है। कम से कम लोकतांत्रिक नहीं, पर आप यहाँ पर मर्यादाओं का बीजेपी जरूर पर हम चल- ऑपरेशन लोटस का आरोप लगा रही है, तो गलत लगा रहा हूँ। बीजेपी प्रवक्ता इस पर नाराज भी होगा भाई। क्यों आप लोटस का आरोप लगा रहे भाई? आपसे अच्छा, मान गठबंधन। लीजिए, चलिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने गलत कह दिया, ये जो 6 राज्यों में किया है इन्होंने, क्या वो जी। भी गलत है? लीजिए बेबी भाई, वो ऊपर से लोटस नहीं था क्या? एक्सटेंशन नहीं था क्या लोटस का? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 18 महीने में सरकार गिर गई थी वहां पर। कर्नाटक देखिए में गौरव किया, जी। मध्य प्रदेश में किया, गोवा जी। में किया, महाराष्ट्र में किया। हिमाचल प्रदेश गौरव में जी। किया, जी। सॉरी अरुणाचल प्रदेश में किया, जी, महाराष्ट्र में किया। चल जवाब लेता हूँ, क्या मैं वो भीमसेन जी के ऑपरेशन पास लोटस नहीं जाऊंगा। था? बोलिए बेबी भाई। गौरव जी, जी। महाराष्ट्र में जनमत भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व शिवसेना को मिला था। अच्छा। जनमत का हरण करके आप ले जाकर के एनसीपी कांग्रेस की गोद में बैठ जाएंगे और हमसे अपेक्षा करेंगे कि हम बैठ करके घंटा बजाते रहे, तो हम भी राजनीतिक दल है, हम उस आपकी राजनीतिक कार्रवाई का उत्तर तो देंगे। और हमने उस जनमत का जो आपने हरण किया था, हमने जनमत आपसे छीन लाए। तो ये इस तरह के जो राजनीतिक दांव पेश होते हैं, सब राजनीति में चलते रहते हैं। आप अगर सत्ता बनाने का दावा नहीं पेश करें तो हम पेश कर रहे हैं, हम अपना प्रयास कर रहे हैं, हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम 365 दिन 24 घंटा जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। अच्छा, और हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। ठीक।
ठीक ये है। अब और सुन लीजिए, हाँ सारे कार्यों के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हमने प्रचंड बहुमत से जनता के यहाँ से पास होकर के सरकार बनाई है। अब जनता के काफी जांचने के बाद हम आप उसको मूल्यांकन करने वाले कौन होते हैं? ठीक ठीक है भाई, मैं दलित चिंतक के पास जाऊंगा। राजभर जी, जी भाई यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से आपने कहा हमने कार्रवाई करते हैं, आप ईडी सीबीआई का आरोप यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं भाई? ये कार्रवाई होती है, जो यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और आप सीधे सीधे यहाँ पर बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, मैं आरोप यानी नहीं- पार्टी विपक्ष यहाँ शांत है और विपक्ष को आप यहाँ पर बाखबर दे रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, और पूरा आरोप आपने बीजेपी पे मर दिया। भाई ये तो गलत है भाई। बीजेपी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं। अरे पहले ही आपने आरोप लगा दिया, सीधा बोले आप 14 संकट में है देश, और 14 कैसा आरोप है? 14,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, अच्छा जिसको बार बार आम आदमी पार्टी के जो अभी जेल के अंदर चले गए हैं, उन्होंने इतना ही तो सवाल उठाया। हाँ अडानी अंबानी को बचाने वाला, अच्छा। जितना रुपया मेहुल चौकसी लेकर रुपया भाग गया, तमाम सारे ललित मोदी पैसा लेके भाग गया। बिल्कुल भागे। और दूसरी बात यह है कि राजस्थान में जो व्यापक घोटाला हुआ था, आप जान रहे हैं, मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश राजस्थान sorry, में नहीं हुआ जी। मध्य प्रदेश में हुआ था। दलित क्या चिंतक वो को लोग अपडेट दूध से धुल कराइए करके आ गौरव गए? जी। ताबूत घोटाला थोड़ा क्या अपडेट दूध से करा के धुला हुआ बताया था? करिए। जितने घोटाले हुए हैं लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों में और हुए घोटाले, क्या वो सब लोग धुल गए? अच्छा, उनका धुल पाप गए। धुल गया। अच्छा भारतीय जनता पार्टी में जब कोई चला, कहा एक बार ममता बनर्जी जी ने कहा, अच्छा बंगाल के सीएम, कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, अच्छा इसमें जो जाता है वो एकदम नीट क्लीन होकर के आ जाता है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी में आप देख लीजिए कि जितने घोटाले हुए सारे के सारे साक पाक लोग हैं, गंगा नहा के आए हैं, अच्छा गंगा से धुले हुए लोग हैं। ये लोग तो कभी कोई पाप करते ही नहीं, खाली जनता के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, अच्छा। बस इससे ज्यादा तो करते ही नहीं। तो घोटाला आप क्या करते कहना ही चाहते हैं, नहीं। हमारी ये लोग पार्टी पैसा के नेता नहीं- भी बीजेपी में शामिल हो जाए क्या? पूरे देश में इतने कम समय के अंदर कांग्रेस पार्टी का इतने लंबे अरसे तक शासन था इस देश में। जी बिल्कुल पूरे था। कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के प्रत्येक जिले में कार्यालय नहीं है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी के अल्पकाल में पूरे देश में कार्यालय। तो क्या दिक्कत है भाई? उसके- सबसे बड़ी उसके- पार्टी है तो कार्यालय बनाएगी ना। कोई उससे क्या दिक्कत- तकलीफ है? पैसा किसने मना आया किया कहाँ है? से? सबसे ज्यादा किसने मना किया कांग्रेस को, सबसे आम आदमी ज्यादा पार्टी को, सपा को कार्यालय न बनाओ? इसीलिए बनाइए। सबसे ज्यादा पैसा पूंजीपतियों ने किसके दिया? अच्छा भारतीय जनता पार्टी को दिया। इनका पूंजीपतियों के साथ दोस्ती, ईडी सीबीआई के साथ दोस्ती, और चुनाव आयोग के साथ में दोस्ती। अच्छा। ये तमाम सारे लोगों के साथ दोस्ती बना करके अब चुनाव और आयोग के साथ जनता दोस्ती के मत ऊपर- कहिए दलित चिंतक जी। भीमसेन जी ये बताइए, नहीं, आप यहाँ पर हमारे आरोप लगा रहे देश हैं। के लोगों के साथ भी नहीं, मेरी दोस्ती बात पूरी कंप्लीट होने बोल दीजिए, बोल दीजिए। तो घोटाले में कोई कमी नहीं है। अच्छा बस घोटाला किसका दिखाई देता है? विपक्ष का। मैं कहता हूँ विपक्ष के भी गिरफ्त में आने चाहिए, और जो सत्ता में उसका भी गिरफ्त पूछ में लेता आनी हूँ। चाहिए। जवाब लेता हूँ। दोनों गिरफ्त में आने चाहिए। जवाब लेता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आज तक कोई घोटाला ही नहीं किया। अच्छा। ये कैसे हो सकता है? चलो, और ठीक है। कौन जेल गया? ठीक है, भाजपा का कौन नेता जेल गया? चलिए। आप बताइए। चलिए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि चलिए। भारतीय जनता पार्टी जो पूंजीपतियों के साथ है, अडानी अंबानी के साथ है, तमाम लोगों के साथ है, ये एक नंबर घोटालेबाज लोग हैं। अच्छा। और जिस दिन ये लोग सत्ता से हटेंगे, उस दिन कलई खुल जाएगी। कलई खुल और- जाएगी? हाँ, बिल्कुल चले, खुलेगी। पूछ और लेता हूँ। वही देखिए आपकी बात से विवेक जी को खांसी आ गई। कलई खुल जाएगी विवेक जी की आपकी? जांच करेगी। विवेक जी आपकी कलई खुल जाएगी, सत्ता से बाहर होंगे जैसे ही। घोटालेबाज पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है, कितने आरोप झेलेंगे? मुझे तो शर्म लगने लगी। जवाब आप दे दीजिए। गौरव जी, मेहुल चौकसी से लेकर इन्होंने जितने नाम बताए हैं, जी उसमें किसी को भी लोन भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं दिया गया। अच्छा हाँ, उनकी तमाम संपत्तियां जब्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। अच्छा और ये कह रहे हैं कि इनकी उनसे दोस्ती, इनकी उनसे दोस्ती। भाई हमारी दोस्ती तो देश की जनता के साथ है, दोस्ती। अच्छा विपक्ष के साथ। विपक्ष कर नहीं पा रहा है, विपक्ष की समस्या है। हम देश की जनता की भावनाएं समझते हैं और जनता के साथ खड़े रहते हैं। विपक्ष मोदी विरोध, भारतीय जनता पार्टी विरोध करता करता देश के विरोध में खड़ा हो जाता है। अच्छा। देश की जनता उसको अब विवेक भाई एक मेरा सवाल यहाँ पर चर्चा से जुड़ा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है भाई। यहाँ पर पुराना परंपरागत वोट बैंक उनका रहा है, और निश्चित रूप से अगर वो यहाँ मजबूत होंगी तो आपकी जो दलित विचारधारा है, दलित सम्मेलन है, दलित महाकुंभ है,
इस पे तो सैन लगा देंगी वो, आपको नुकसान भी हो सकता है। देखिए गौरव जी, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी वैसे पीडीए को लेके चल रही है, डबल डबल आपको देखिए सारी चुनौती सामने रहेंगी। देखिए गौरव जी, हमारी चुनावी रणनीतियां हम्म किसी दल विशेष पर निर्भर नहीं रहती। हम अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के चेहरे के साथ जनता के बीच 365 दिन 24 घंटा उपस्थित रहते हैं अच्छा। और हम अपना काम करते हैं। हमें जिस वर्ग विशेष को मायावती जी टारगेट करके राजनीति करती है, उसमें से भी एक जाति छोड़ के अधिकतम जातियां भारतीय जनता पार्टी को सरक चुकी है। पर विवेक भाई यहाँ चल तो वही रहा ना, दलित महाकुंभ चल रहा है, ओबीसी कुंभ चल रहा है, कोई कुछ सवर्ण सम्मेलन भी करा लीजिए, सवर्ण महाकुंभ भी करा लीजिए, उसके लिए ध्यान नहीं है मेरे ख्याल से। मेरी बात सुन लीजिए, हाँ सुना लीजिए। हम अपने लोगों के बीच बात करते रहते, काम करते रहते हैं। अच्छा। ये सब हमारे समाज के लोग हैं, कोई हमसे गैर नहीं है और हम इनको गैर मान करके जाते हैं जी। जो लोग हिंदू वोट बैंक की राजनीति करते थे, उन्होंने इनको क्या दिया? अच्छा। जो मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, क्या उनके शासन काल में दलितों को पक्का मकान मिला क्या? अच्छा। उन्होंने आज बहुत बेबाक टिप्पणी की, शासन देकर के लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। अच्छा। भाई आप 4 बार मुख्यमंत्री थी, दलितों के रहन सहन में क्या उत्थान कर दिया आपने? अगर आपने कुछ किया होता तो आपको यहाँ राशन देने की नौबत न आती। 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी रेखा से भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऊपर थे। आंकड़ा हमारे शासन में आया, आपके आंकड़े तो नहीं आए। चलिए 13.5 करोड़ लोग यहाँ पर गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। चलिए ठीक है, और सभा को ले लेता हूँ भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। मकान, शौचालय, अरे मुस्कुरा रहे हैं मेरे ख्याल से। आपने दिया होता। हाँ कि हमें देने उनकी मुस्कुरा बता रही है, कुछ बोलने वाले हैं भाई। चले पूछ लेता हूँ रविंद्र भाई, 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए, जवाब दीजिए थोड़ा विवेक जी को, फिर मैं दलित चंद्र को लेता हूँ। बोलिए। 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ गए हैं। एनसीआरबी रिकॉर्ड के अनुसार पिछले 10 साल में 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या किया है। लीजिए। उत्तर प्रदेश की जैसी जगह पे जी 5,000 एक परिवार, एक व्यक्ति की आय 5,000 प्रति महीना है। इसमें आईएएस का भी है, इसमें मुख्यमंत्री जी का भी है, सबका पैसा जुड़ा है। मतलब ज्यादातर लोग 500 रुपए की प्रति महीने आय पे जीवित हैं। ये उड़ा हुआ आंकड़ा उस पर छोड़ दीजिए, आंकड़ेबाजी पे इनका जो प्रोपोगंडा से करता रहता है। जनता की भावनाओं से अवगत रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय। जनता की भावनाओं ने चुनाव में इनको जवाब दिया। 28 राज्य में से 9 राज्य में और 38 राज्यों में कहीं बढ़ने का स्कोप नहीं, इसलिए लोटस पे लोटस चलाओ। दूसरी जनता की भावनाएं दलितों के रूप में बताता हूँ जी। एनसीआरबी 22 की रिपोर्ट आई जी, उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ जो पूरे भारत में अपराध हुए हैं, 28% अपराध केवल उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ये जनता की भावनाएं हैं। अच्छा, तो क्या दलित मनुष्य नहीं है? क्या बात है। तो यहाँ पर सरकार पे आरोप है, पर जिस तरह से आप लोग पीढ़ी की बात कर रहे हैं, उन दलितों के खिलाफ आप ही, उनके लिए आप ही रोड पर उतर आते कम से कम, तो ये संघर्ष हमको देखने मिल जाता है। हम तो आए हैं, हम तो गए थे, 112 के खिलाफ गए। अभी तो 67,000 शिक्षक लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ गए। हमारी महिला नेत्री गए, उनको खींच के ले गई है पुलिस। अच्छा, इतनी शर्मनाक घटना है जिसके सीआरपीसी में कहीं उल्लंघन, पूरी तरीके से उल्लंघन है। वो हमारी नेत्रियों को खींच के ले गई। क्यों? क्योंकि वो बच्चियों के पक्ष में बोलने गई थी। अच्छा। क्यों? क्योंकि एक दलित बालिका गई थी रिपोर्ट लिखाने के लिए बलात्कार का। ये सरकार का चरित्र है। अभी दूसरे पक्ष पे आ जाते हैं, जल्दी बोल दीजिए। हाँ। फिर इन्होंने कहा कि बीजेपी किसी पार्टी पे निर्भर नहीं है, तो 38 पार्टी का गठबंधन बना के क्यों ले चल रही है? पर यहाँ पर हाथोपा नहीं हो रहा है रविंद्र जी, वहां पर कोई बोलता नहीं है, चुपचाप नहीं रहते हैं, हाथोपा नहीं होता। हमने ये कहा कि हमारे पार्टी ठीक है, लेकिन अगर निर्भर नहीं है किसी तो बसपा क्या कांग्रेस की रणनीति से प्रभावित नहीं होती। अच्छा,
हम इनको देख के अपनी लड़कियां नहीं बनाते, अच्छा हम अपने काम पे डिपेंड करते हैं। अच्छा ठीक है आप बात सुना करें रविंद्र जी। काम से जाने जाते, ठीक है। मैं भीमसेन राजभर के पास जाऊंगा। भीमसेन राजभर कुछ बोल रहे हैं, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी, हाँ, लीजिए। एकदम पहले इतना घोटालेबाज झूठ पार्टी अगर जब झूठा बोलते पार्टी हैं, हो गई, बड़ा सिर्फ- दर्द है भाई। हाँ, इतना झूठ बोलते हैं। यार विपक्ष की ये भूमिका कौन सा दलित चिंतक डाटा- निभा रहे हैं। कौन सा डाटा दिए हैं? यार कहाँ विपक्ष से- की भूमिका दलित चिंतक निभा रहे हैं। हाँ, कौन सा, कहाँ से डाटा लाए? उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 13 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और राशन कौन लेता है? विधायक लेता है। 13 करोड़ कहाँ ले रहे हैं? यूपी की बात कर रहा हूँ, हाँ। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ जी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 24 करोड़ में से 13 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जिंदा हो रहने के लिए मजबूर हैं। अच्छा। इसका मतलब गरीबी बढ़ी है। अच्छा। बड़े पैमाने पर राशन वही लेता है। संसद विधायक संपन्न आदमी अलग कलेक्टर शासन राशन नहीं लेता है। अच्छा। जो गरीब होता है तो गरीबी बढ़ी, इसलिए राशन दे रहे हैं। राशन दे करके गर्व करने की बात। अरे आप किसी को नौकरी देते, किसी को रोजगार देते, किसी को संपत्ति गरीबी से ऊपर उठाते तो मानते। अच्छा यानी राशन देने का मतलब है जिस प्रांत साढ़े 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा राशन से लेकर ऊपर के की सरकारी है। राशन पर जिंदा है, शर्म की बात है। अच्छा। ये भाजपा के लिए गर्व हो सकती है, अच्छा। देश और दुनिया के लिए शर्म की बात है। ठीक है। दूसरी बात है, मैं बता बोल देता लीजिए। हूं। उत्तर प्रदेश में 18 लाख बाल मजदूर हैं। भट्टे पर काम करने जाता हूँ, गाँव में तमाम जिलों में दौड़ता हूँ। बाल मजदूर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भट्टे पर काम कर रहे हैं। ये भाजपा के लोग क्या बात करेंगे? आप मैं बता रहा हूं, 213 रुपया सरकारी जो है नरेगा मजदूरी है। नरेगा में 213 रुपया पर डे अगर किसी को मिलेगा तो किसी आज कोई जिंदा रह सकता है? आज बताइए, जिसके सामने 200 रुपया किलो दाल है, इतनी 50 रुपया किलो साग, ये महंगाई में कैसे आदमी जिंदा रहेगा? वो रोटी खरीदेगा, क्या बात है? क्या रोटी खरीदेगा, क्या दाल खरीदेगा? इतना दर्द है उसके बाद पढ़ाई भी लिखाई, विपक्ष शांत ये है। शर्म नहीं आती है? थोड़ा 18% जी, थोड़ा कटाक्ष विपक्ष पर भी कर दीजिए, मेरा आपसे निवेदन हो गया भाई। क्या विपक्ष पर कटाक्ष करूं? विपक्ष पर क्यों कटाक्ष करूं? अच्छा। जो सत्ता में रहता है उससे सवाल पूछे जाएंगे, विपक्ष सवाल अरे पूछे विपक्ष को यहाँ पर वोट नहीं मिलता क्या? जाएंगे। विपक्ष को कोर्ट मिलता है, विपक्ष को यहाँ पर विधायक मिलता क्या? अपनी भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल भूमिका दोनों है। मैं आपको बता दूं राजभर जी, हाँ। यहाँ पर भूमिका दोनों की होती है। लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है। हाँ। और विपक्ष की भूमिका होती है, सरकार सो रही है उसकी नींद से जगाया जाए। एकदम, और ये एक बात- चिंतक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी भी है बिल्कुल। कि विपक्ष पे भी कटाक्ष कर रहे हैं आप। बिल्कुल, विपक्ष की- बोलिए। काहे विपक्ष कि का सक्रिय है, बताइए। विपक्ष भ्रष्टाचारियों ताकतवर की तरीके से जी। जनता के सवालों को नहीं भ्रष्टाचारियों उठा की पा रहा चिंता है, है। यह विपक्ष की गलती है। हाँ यह विपक्ष की नालायकी है। जी। अगर विपक्ष नालायकी नहीं किया होता, जी। विपक्ष के लोग की सिर्फ वोट के लिए परेशान हैं। जी। अगर जनता के सवालों को भाजपा ने जितने भ्रष्टाचार, जितने महंगाई, जितने बेरोजगारी ला दी है, 18% विद्यार्थियों के ऊपर कापी किताब पर टैक्स लगा दिया, अगर विपक्ष हो गया। मजबूती से सवाल किया होता चलिए। तो भारतीय जनता पार्टी चलिए। इस मुकाम पर नहीं ना होती। सवाल किए ना संघर्ष किए। ठीक है, ना बेगूसराय संघर्ष साहब किए। आखिरी कमेंट सही है। दीजिए, कमेंट दीजिए देखिए, भाई। यहाँ पर बड़े बड़े गौरव जी आरोप दलित- लगा दिए उन्होंने। गौरव जी ये दलित चिंतक नहीं, ये भ्रष्टाचारियों के चिंतक है। अच्छा, भ्रष्टाचारी चिंतक है। और रही बात लीजिए जो भीमसेन राजभर मनरेगा का विषय जी, उठा रहे हैं। आपको बोला है भ्रष्टाचारी चिंतक है भाई। हाँ, व्यापम घोटाला हमने किया है। लीजिए। हाँ, मेहुल चौकसी हम ही है। लीजिए। और ललित मोदी हम ही है। लीजिए। भाई, और भ्रष्टाचारियों के लिए आप आप चिंतित सत्ता में हैं, हैं तो आप भ्रष्टाचारियों भ्रष्टाचार के मुक्त हैं, गंगा लीजिए। से नहा के आए हैं, लीजिए। दूध के धुले हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस दिन सत्ता से बाहर निकलेंगे उस दिन समझ में आएगा कि घोटाला किसने किया है। लीजिए गौरव जी जी। जिनको जिनको ईडी सीबीआई पूछ रही है, अच्छा सबके लिए चिंतित है, तो भ्रष्टाचारियों के तो चिंतक हुए ना। अच्छा, जनता के लिए क्यों चिंतित है नाराज भाई, हुए जनता की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी की बात कहाँ की जनता के लिए कहाँ चिंतित है? भाई? ये बोल कह रहे रहे हैं हैं कि बाल 213 मजदूर बढ़ रहे हैं, रुपए गरीब मनरेगा बढ़ मजदूर रहे हैं, मिलता है। जनता के लिए ना भाई। 213 रुपए जो मनरेगा मजदूर को मिलता है, हाँ, तो उसमें कैसे खाना खा पाएगा? अच्छा क्यों मुफ्त राशन दे रहे हैं? अच्छा, क्यों मुफ्त राशन दे रहे कोरोना हैं? जैसी वैश्विक तो महामारी ये के समय नहीं तो ये जब राशन तमाम नहीं तो सरकारें ये राशन देने की व्यवस्था चलती रही क्या? बीजेपी शासन काल में पहले लोग भूखे मरते थे क्या? गौरव जी मेरी बात सुन ले। सुना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी जब शासन में नहीं थी उसके पहले रोज अखबार में छपता था कि फला परिवार भूख से मर गया। अच्छा हमने पिछले ही शासन में अपने जिलाधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार कराया था कि अगर ऐसा ठीक। कोई घटना घटती है आपके जिले में तो आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है। और हमने सरकार में अपने
दूसरी सरकार में हमने उसको, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी तो हमने चले। 80 करोड़ परिवारों को मुक्त राशन दिया। चले चले और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, जल्दी बोलिए। हाँ, ताकि कोई भूखा न सोने पाए। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के तहत चलिए हम किसी को भूखा नहीं सोने देते। बेबे भाई, मैं आपको बता दूं, आप में जरूर यहाँ 80 करोड़ को राशन दिया, पर जो खाद्य सुरक्षा कानून है ये यूपीए की सरकार में आया था, ये लेके आए थे। ये बहुत पुराना कानून है, ये केवल आपको लेके गौरव नहीं जी मेरी हुआ। बात सुन रहे हैं, गौरव जी सुना मेरी दीजिए, बात सुन रहे हैं। सुना दीजिए। गौरव जी, बहुत हाँ। से कानून बने थे, हाँ हाँ, पालन कहाँ होता था? लागू नहीं होता था। पालन तो हमने कहा ना, पहले राशन नहीं मिलता था क्या आपके CBI पहले? तो पहले भी मौजूद नहीं, आपके पहले राशन नहीं मिलता था, मैं तो बचपन से देखता चला राशन मिल रहा है। ईडी। गौरव जी, हाँ। अगर ये होता होता हाँ। तो मध्य प्रदेश जिस तरह से आपने देखा कि कोरोना के समय मजदूरों को भगाया गया, महाराष्ट्र से भगाया गया, अन्य चलिए, हो प्रदेशों से भगाया चलिए गया, ठीक है, तो आखिर नौबत ना आती। चलिए ठीक है, हो गया। आप योगी सब जी हो गया, ने हो गया, हो गया। बेबी जी, आपका सबका इस चर्चा जोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान यहाँ पर तमाम तरह के कटाक्ष किए गए। दलित चिंतक ने खुलकर यहाँ पर बीजेपी को घोटाला करने वाली पार्टी बोल दिया। तो बहुत समझ में, जो अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो बसपा सुप्रीमो के बयान पर नहीं, पर यहाँ पर बीजेपी को लगातार घेरती नजर आई। आने वाले समय में ना गठबंधन से काम चलने वाला है और ना यहाँ पर बयानों से काम करने चलने वाला है। अगर वास्तव में जनता के बीच अपना जनाधार बढ़ाना है तो उसके लिए सभी पार्टियों को संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जनता यहाँ पर संघर्ष को जानती है और जनता ने संघर्ष के दम पर ही बड़े बड़ी पार्टियों को यहाँ पर उखाड़ फेंका है। 24 चुनाव महत्वपूर्ण है, पर यहाँ पर जीत उसकी की होगी जनता के बीच रहेगा। केवल ट्वीट राजनीति से, सोशल मीडिया की राजनीति से यहाँ काम नहीं चलने वाला है। आप अकेले चलिए या गठबंधन के साथ चलिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है संघर्ष करिए। बिना संघर्ष के यहाँ पर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जनता है, ये सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब पहचानती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।